वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो इसका हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसमें हमने एटम की स्ट्रक्चर, एटम के वेट और एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, और एज अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट होती हैं। यानी कि पूछा जा सकता है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन से जो एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो हम उसको किस अल्फाबेटिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन। और इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो एटम का बेसिक कंसेप्ट है वो साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ड्यूक्टियम नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये कंसेप्ट बताया था। फिर उसके बाद एटम का वेट होता है और इसका न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में हमने देखा था कि हमें रदरफोर्ड ने बताया था, जिन्होंने न्यूक्लियस की जो है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन करके हमें ये यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होते हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें रदरफोर्ड ने बताई। ठीक है, ये देखें, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। तो और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था एटम के अंदर। तो आज ये हमारा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्दर हमने आइसोटोप देखे थे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, वेरिएशन होती हैं किसी भी एक एटम की। एटम के आइसोटोप्स होते हैं। आज हम देखेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और हमारे पास ये जो टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, इसको बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने याद करके रखना है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कंसेप्चुअली अगर बात करें तो ये पूरा टॉपिक जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू गाइस आर गोइंग टू have detailed discussion in intermediate physics in first year और in second year, यानी कि सेकंड ईयर या फिजिक्स और सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक में इसी एक टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन करेंगे, या इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि एटम होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अब एटम, ठीक है, हमने मान लिया कि एटम होता है, मैटर्स जो है वो एटम से मिलकर बनते हैं, और एटम के अंदर एटम का अपना मैस होता है, एटम के अंदर कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इनका मैस भी होता है, इन पर चार्ज भी होता है। तो अब एटम के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका चार्ज होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह हमारी जो है वो रोजमर्रा जिंदगी में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किस तरह से वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो नेचर रेडियो एक्टिविटी है, यानी कि नेचुरली कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि गैसें खारिज करना। ठीक है, यानी कि एमिशन ऑफ गैसेस हो रही होती हैं नेचुरली, यानी कि किसी भी तरह हम उसको एक्सटर्नल कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। एक्सटर्नल प्रोवाइड करने से मुराद है कि ये एक एटम है, अब नेचुरली यानी कि नेचर में पड़ा हुआ है, इसके अंदर से जो है वो गैसेस एमिट हो रही होंगी। ठीक है, तो जिस तरह नेचुरली लावा निकल रहा होता है ना, पहाड़ों के अंदर से जब कुछ रिएक्शंस होते हैं,
ठीक है, जब कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं तो वहां से क्या होता है, लावा निकलता है। तो इसमें हमारा अपना कोई रोल तो नहीं होता। इसी तरह कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, इनको किसने डिस्कवर किया। अब नेचुरल रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको किस जगह पे हम यूज करते हैं, अभी हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन 1896 में बैक्यूरेल, ठीक है, बैक्यूरेल एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि जो यूरेनियम साल्ट है, ठीक है, यूरेनियम एक धात है, ठीक है, वो क्या करती है, क्रिस्टल एमिट एन यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल्स एमिट एन इनविजिबल रेडिएशन। यानी कि जो यूरेनियम एक धात है, कंसीडर कर लें कि आप पहाड़ों में गए हैं, वहां पे कोई भी पत्थर उठाया, ठीक है, और आपने फील किया कि इसके अंदर से कोई गैसेस निकल रही हैं, सिर सेम इसी तरह एक साइंटिस्ट है बैकरल, उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि यूरेनियम साल्ट है वो इनविजिबल रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहा है, ठीक है। इनविजिबल रेडिएशन यानी कि जो हमें रेडिएशन नॉर्मल लाइफ में नजर नहीं आ रही होती। जैसे कि अगर हम एक्सरेज की बात करें, अगर हम कोई भी हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो हमें डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है कि आप अपने किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे करवाएं, तो हम एक्सरे करवाने जाते हैं, तो क्या हम वहाँ पे एक्सरे को देख रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी से जो है वो टकरा कर आर पार गुजर जाती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। तो उसने क्या देखा कि इनविजिबल रेडिएशन यहाँ से एमिट हो रही हैं। उन्होंने इनविजिबल इनविजिबल रेडिएशन ने क्या किया, एक डार्कन फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना जो है वो अक्स छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि जिस तरह एक्सरे हमारी बॉडी के अंदर से गुजर के जाती हैं, तो एक पूरी बॉडी का जो है वहाँ पे प्लेट के ऊपर क्या होता है, एक ग्राफ सा बन जाता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बन जाती है। इसी तरह का उसने ऑब्जर्व किया कि ये यूरेनियम साल्ट पड़ा हुआ है, धात, और उसने उसके अंदर से रेज निकल रही हैं इनविजिबल, और उन्होंने फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर कुछ अपनी यानी कि ना असरात छोड़ दिए हैं। He also observed that the radiation had the ability to ionize a gas, यानी कि उसे मजीद उसने ऑब्जर्व किया कि जो धात है ना, ठीक है, अब वो धात जो है आयनाइज कर रही है, ठीक है, दास जो है वो आयनाइज भी कर सक, रेडिएशन हैड द एबिलिटी, जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो आयनाइज कर सकती हैं गैस को, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट, मजीद जो एक्सपेरिमेंट किए गए बाय अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि सब्सटेंसेस जो होती हैं, जो धातें होती हैं, वो क्या करती हैं, रेडिएशन एमिट करती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन, जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी के कम्युनिटी में अपना रोल प्ले किया, वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कंडक्ट किए गए थे बाय मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी, ठीक है। मैरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी आर बोथ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने नेचर रेडियो एक्टिविटी पे वर्क किया था। तो इनकी जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने मजीद ये डिस्कवर किया कि टू न्यू एलिमेंट्स, ऐसे मजीद एलिमेंट्स भी हैं, यानी कि यूरेनियम के अलावा भी पोलोनियम एंड रेडियम। इन दोनों साइंटिस्ट ने फिर पोलोनियम एंड रेडियम जो एलिमेंट्स हैं उनको भी डिस्कवर किया, और इन्होंने बताया कि दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन, ये जो एमिशन का, निकलने का, गैसेस के निकलने का जो प्रोसेस है, बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब आपने इसका निशान लगाना है कि नेचर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब नेचर रेडियो एक्टिविटी की एक जो डेफिनेशन है, दिस द प्रोसेस, दिस नहीं लिखना, ठीक है, दिस नहीं लिखना, आपने स्टार्ट करना दी प्रोसेस, THE, दी प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड इज कॉल्ड, ठीक है, वाज कॉल्ड नहीं, क्योंकि ये एक स्टोरी लिखी गई है, हमने उसको प्रेजेंट में, डेफिनेशन जो होती है वो प्रेजेंट में हम बताते हैं, तो इज कॉल्ड नेचर रेडियो एक्टिविटी। तो इस ये नेम हमने साथ में ऐड नहीं करना, और साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नेम लिख देने हैं, पोलोनियम एंड रेडियम आर कॉल्ड आर
टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अगर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात की जाती है देन आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारी एक डेफिनेशन होगी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हेनरी बैकरल, यानी कि हेनरी बैकरल इज एन अदर साइंटिस्ट जिन्होंने सब एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने सजेस्ट किया जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो इज रिजल्ट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होती क्यों है या क्या होती है या किस वजह से होती है, एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से इस पे इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। यानी कि अभी हमें ये पता लग गया कि कुछ धातें होती हैं जो नेचुरली अपने अंदर से एमिट कर रही होती हैं गैसेस को। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा आखिर होता क्यों है, किस वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो डिके होता है, डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके डिसइंटीग्रेशन या डिके की वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस खारिज करते हैं या एमिशन करते हैं गैसेस की। अब इसमें डिके का या डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, देखें। अब होता क्या है, अगर हम इसको अपनी कॉमन लाइफ से अटैच करके समझने की कोशिश करें कि अब जब हमें भूख लगी हुई है या हम मिसाल लेते हैं प्यास लगी है पानी की, तो एक गिलास पानी पिया, हमारे पास जग पूरा आ गया पानी का, उसमें से एक गिलास पिया, फिर एक गिलास पी लिया। अब जो मेरे यानी कि मेरी लिमिट है पानी पीने की वो 2 गिलासेस की है। ठीक है, मेरे पास जो लिमिट है, यानी कि ये देखें ये पूरा जग है पानी का, ये भरा हुआ है इधर तक, और मेरी जो लिमिट है वो इतनी है कि मैं इतना पानी यहाँ से लेकर पी सकता हूँ। बाकी जो ये रिमेनिंग है बाकी कहाँ जाएगा, बाकी मैं क्या करूंगा, किसी और को दे दूंगा अगर किसी को जरूरत है। ठीक है, तो इसी तरह सेम फिनोमिना अप्लाई होता है एटम्स पे। एटम्स की हमने क्योंकि बात की थी कि उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो एटम्स के पास जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने आप को वो स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने अंदर से गैसेस एमिट करते हैं। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी लिमिट के अंदर रहना चाहते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन, यानी कि उसका एटम का टूट जाना। ठीक है, तो ये हमारी होती है डिसइंटीग्रेशन, या इसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब आगे हमारे पास डेफिनेशन है, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होते हैं रेडिएशन का बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल, देखें अभी हमने बात की थी कि एटम क्या है वो अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो जो रेडिएशन निकल रही होती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, नेचर रेडियो एक्टिविटी। ये देखें अभी मैंने यहाँ पे भी आपको निशान लगवाया था कि नेचर रेडियो एक्टिविटी की आप यहाँ से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और ये मजीद भी नीचे मेंशन है। एंड द एलिमेंट विच एमिट सच रेडिएशन, और वो एलिमेंट जो रेडिएशंस एमिट करते हैं इस तरह की, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि अगर यूरेनियम कुछ गैसेस एमिट कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जब ये रेडिएशन एमिट कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नेचर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो कंसेप्ट था जो कि आपने नेचुरल रेडिएटिव का याद रखना है। और इसकी डेफिनेशन आप ये भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और फर्दर मोर आप यहाँ से भी दोनों डेफिनेशन नेचर रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की कि भी रेज निकल रही होती हैं इनविजिबल। अब कितनी टाइप्स की रेज गुजर रही होती हैं या कितनी टाइप की रेज निकल रही होती हैं, तो अब हम इसको देख लेते हैं। 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस आर यूजुअली एमिट बाय आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं उनमें से 3 तरह की रेज गुजरी होती हैं। ठीक है, दे आर अल्फा, बीटा एंड gamma rays। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड gamma rays। These 3 forms of radiations were studied by using the scheme shown in। ये हमारे जो है वो यानी कि रेज का एक इमेज है जिसे हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। द रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि
ये रेडियो एक्टिव सोर्स है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट, यानी कि इस एलिमेंट ने अपने अंदर से तीन तरह की रेडिएशन जो है वो एमिट की हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रेडिएशन बैंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड वाइल गैमा रेडिएशन डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारे अगर टॉपिक में ये सारी चीज़ें मेंशन हुई कि उन्होंने बैंड क्यों किया है, गैमा रेज विदाउट बैंड हुए क्यों गुजरी हैं या किस तरह। ठीक है, तो अभी का जो हमारा की कंसेप्ट है इस पूरे टॉपिक का वो ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो इन्वेंशन है यूरेनियम साल्ट की, यूरेनियम साल्ट किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, यूरेनियम साल्ट किसने इन्वेंट किया था, पोलोनियम एंड रेडियम साल्ट, या ये एलिमेंट्स किसने इन्वेंट किए थे। ओके, तो ये हमारे जो एमसीक्यूज और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस बैकग्राउंड रेडिएशन दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। होप बॉयज यू गेट द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, के आपको समझ आ गई होगी कि इसका जो इसकी समरी है, इसका खुलासा है वो क्या है। ठीक है, इसकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। आप ये लेक्चर NPS 90 यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से भी फाइंड कर सकते हैं। फर्दर मोर, अगर आपको किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ रहा है, यू कैन गाइज कॉन्टैक्ट विद मी डायरेक्टली। ठीक है, आप मेरे साथ कांटेक्ट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है आपको फेस करना पड़ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, किसी भी तरह की कोई आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।